वेलकम बैक। सो आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ हम आ रहे हैं। जिनकी बर्थडे है उनको विश करने जा रहे हैं। 21 अगस्त है आज और जिनकी बर्थडे है उनको विश करने जा रहे हैं। जी, अगर आप चाहते हैं हम आपकी सालगिरह को भी स्पेशल बनाएं, यानी कल 22 तारीख को अगर आपकी सालगिरह है तो आप हमें अपनी पिक्चर्स अपने नाम के साथ भेज सकते हैं। और अगर आप अभी भेज देंगे तो बहुत जल्दी आपका नाम भी लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। जी, आपने करना क्या है जी, स्क्रीन पर नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करें, अपनी पिक्चर साथ भेजें, अपना नाम, फैमिली में किसी की बर्थडे, आपके दोस्त की बर्थडे जिसको आप स्पेशल फील कराना चाह रहे हैं तो आप उन्हें बहुत स्पेशल फील करा सकते हैं। जी, हमें नाम और पिक्चर भेज दें। जी, कोहिनूर फातिमा की सालगिरह है, आयत शहजादी की सालगिरह है, हाइसिम की सालगिरह है, उर्वा, रिजवान, चौधरी अरशद सादिक। आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे। मौसम की बदलती सूरत हाल पर नजर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीकेंड पे अगर आपका कोई प्लान है, सो मानसून का मौसम है, 7वां स्पेल है, ज़्यादा बारिशों की प्रेडिक्शन की गई है, बट आपके सामने है जी, जब भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा प्रेडिक्शन की जाती है, इस दफ़ा कुछ उल्ट सामने आ रहा है। सो जिस दिन बारिश की प्रेडिक्शन नहीं होती उस दिन बारिश हो जाती है। सो मानसून में ये सिलसिला रहता है जी। तो आज के मौसम की सूरत हाल टुडेज़ वेदर में देखेंगे। अच्छा जी, अफशां की तरफ हमने चलना है। अफशां, आज का मौसम बता दें, आने वाले 1-2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, बारिश के कितने इम्कानात हैं, हब्स की शिद्दत आज कितनी रहेगी, हमें अपडेट कर दें मौसम की सूरत हाल से। मौसम के हवाले से आपको बताऊं तो दिन का आगाज सूरज की तेज किरणों से हुआ है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में वाजिया इजाफा हो चुका है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 35 और कम से कम 28 तक जाएगा। और इस वक्त महसूस जो दर्जा हरारत किया जा रहा है वो भी 35 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि इस वक्त शहर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और पूरा दिन ये हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन सूरज की तेज किरणें जो हैं वो शहरियों को परेशान कर सकती हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन हफ्ते के आखिरी रोज जो है उसमें बारिश हो सकती है। और शहरियों को ये नवीद दी गई है कि जुम्मा हफ्ता इतवार जो है उस रोज़ों को जो है बहुत तेज बारिश होगी, तो शहरी एहतियाती तदबीर भी करें और उस मौसम को एंजॉय भी करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ अफशा मौजूद थी, मौसम की सूरत हाल बता रही थी। हमारे सेगमेंट इस तरह से होते हैं कि हम घर बैठे आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जी, मौसम कैसा रहेगा, आपने कहीं जाना है, कहीं कोई आपका प्लान है तो आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। अब जी, हम अपडेट आपको ये भी करते रहते हैं कि अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हैं, सब्ज़ी खरीदने जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सो घर बैठे आपको पता चल जाता है जी कौन सी सब्ज़ी कितनी कीमत पर मिल रही है। और ये जानने के लिए देखते हैं सेगमेंट आज के भाव। हमारी रिपोर्टर है जी फातिमा हमारे साथ, उनकी तरफ चलेंगे। जी, बता दें जी आज की रेट लिस्ट। ओवर टू यू। हाँ जी बिल्कुल है ना। आज के सब्जियों की रेट लिस्ट के हवाले से बात करें तो ओपन मार्केट की कीमतों में और सरकारी नफनामा जो जारी किया गया उसकी कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क बदस्तूर बरकरार है। आज भी ओपन मार्केट में सब्जियां दुगने दाम फ़रोख्त हो रही हैं और रेट लिस्ट में खासा जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा है, जिस पर मनमानी कीमतों में दुकानदार फरोश कर रहे हैं। उनके दरमियान आज की रेट लिस्ट अगर आपके साथ शेयर करें, आलू 85 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन उसके बावजूद 90 से 95 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज जो है वो 75 रुपये मुकर्रर
किया गया लेकिन 90 में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि टमाटर 95 रुपये मुकर्रर करने के बावजूद 110 में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन 215 रुपये मुकर्रर किया गया और लहसुन हरनाई जो है वो 290 रुपये में जो है उसके मुकर्रर किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये भी 300 से ज़्यादा कीमतों में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत जो है वो 485 थी, लेकिन उसके बावजूद 500 में फ़रोख्त किया जा रहा है। मसाला जात के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमतें ही आसमान से बातें करिए। दूसरी जानिब इसके अलावा सब्जियों की बात करें तो बैंगन 100 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन उसके बावजूद 105 में फ़रोख्त किया जा रहा है। गोभी 110 की बजाय 130 में फ़रोख्त किया जा रहा है। भिंडी 180 की बजाय 200 में फ़रोख्त की जा रही है। मटर 240 की बजाय 260 में, जबकि टिंडे 190 की बजाय 200 में फ़रोख्त किया जा रहा है। घिया कद्दू 80 की बजाय 100 में, गाजर 150 की बजाय 180 में फ़रोख्त किया जा रहा है। करेला 150 की बजाय 170 में, जबकि सब्ज़ मिर्च 100 की बजाय 120 और कहीं 130 में फ़रोख्त की जा रही है। और 150 में भी इसका दाम लगाया जा रहा है, जिस पर सार्फिन जो है वो खासे के लिए शिकवे कर रहे हैं। बदस्तूर जो है उनके शिकवे बढ़ते चले जा रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे जो है शिकायत भी करवाई जाती हैं कई बार, लेकिन कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया जाता, ना ही ओपन मार्केट में चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है ना कि यहाँ पे इंतज़ामिया खामोश ना रहे और सरकारी जो नफ़नामा जारी किया जाता है उस पर यह भी यकीन दहानी कराई जाए कि दुकानदार जो है वो मुकम्मल अमल कर रहे हैं। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हमारी रिपोर्टर मौजूद थी, रेट लिस्ट आज की बता रही थी जी। सो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि जी अगर आपने जाना है तो सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं। हम ब्रेक के बाद आते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। वो ख़वातीन जो कि घर में मुसलसल जिनका काम किचन में ज़्यादा होता है जी, उनकी तरफ से बहुत फरमाइश आ रही थी कि मौसम इस तरह का है, बरसात का, फिर किचन में काम करना होता है, स्किन उनकी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। तो बरसात के मौसम में आपकी स्किन केयर क्या होनी चाहिए, और फिर आजकल हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहते हैं कि घर बैठ के हम क्या कर सकते हैं। फेशियल हमें मार्केट ना सैलून ना जाना पड़े, हमें बता दीजिए घर बैठ के हम किस तरह से स्किन केयर कर सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। बरसात के मौसम में ऑयली स्किन, ड्राई स्किन किस तरह से केयर करनी है, वो लोग जिन्होंने बार बार सारा दिन घर में काम चूल्हे के आगे करना होता है उनको किस तरह से केयर करनी है। अब यस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी दोबारा से ओपन हो गई हैं, जो बच्चियां जाती हैं जी यूनिवर्सिटी, उनको किस तरह से स्किन केयर करनी है। डॉक्टर कंजा आफ्ताब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुश्किल हो गया है, लोग एक तो इतनी सारी ऑप्शन आपके पास हैं, फिर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ऑप्शन है जी, उस पर लोग देखते हैं कि जी ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें आपकी स्किन, बट हम ये नहीं देखते कि हमारी स्किन टाइप क्या है, उसको हमने किस तरह से ट्रीट करना है। एक दूसरे को देख के, सोशल मीडिया से देख के हम चीज़ें अपनी स्किन पर करना शुरू कर देते हैं। सो सबसे पहले आप मौसम से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। बरसात का मौसम है, दो टाइप की स्किन है, एक ऑयली स्किन और एक ड्राई स्किन, किस तरह से केयर करनी है? जी बिल्कुल, ड्राई और एक तीसरी टाइप भी है कॉम्बिनेशन बिल्कुल। तो कॉम्बिनेशन स्किन में हमेशा ऑयली पार्ट को ऑयली स्किन की तरह ट्रीट करते हैं और ड्राई पार्ट को ड्राई स्किन की तरह ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं बरसात के मौसम में वो ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं, क्योंकि ड्राइनेस तो फिर भी थोड़ी सेटल होना शुरू हो जाती है इस सीज़न में, क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से आपकी स्किन में ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ती है। तो जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से पोर्स क्लॉग होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे एक्नी के ब्रेकआउट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ऑयली स्किन वालों के लिए बरसात के मौसम की जो स्किन केयर है उसकी सही गाइडलाइंस होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या करना चाहिए कि ऐसे फेस वॉश या ऐसे क्लेंजर्स यूज़ करने चाहिए जिसमें आपका ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल रहे। तो जब ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल होगा तो आपने रूट कॉज ही ख़त्म कर दी, सारी ही जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं आपको ऑयल प्रोडक्शन की वजह से, ब्लैक हेड्स बन रहे हैं, वाइट हेड्स बन रहे हैं, या आप टैन हो रहे हो, या आपको एक्नी ब्रेकआउट आ रहे हैं, तो ऑयल प्रोडक्शन इन सब की रूट कॉज है। तो आपने सबसे ज़्यादा जो काम करना है वो अपने एक अच्छे से क्लेंजर या फेस वॉश पे करना है। ठीक है। उसमें मैं अक्सर पेशेंट्स को बताती हूँ कि आपका फेस वॉश ऐसा होना चाहिए जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो 2% तक, बहुत इफेक्टिव है आपके ऑयल्स को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा टी ट्री ऑयल कुछ लोगों को बहुत सूट करता है, आजकल फेस वॉश में ऐड किया जाता है। नाइसिनामाइड, ये 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके ऑयल प्रोडक्शन को रोकते हैं और एक्नी ब्रेकआउट्स को प्रिवेंट करते हैं। ठीक हो गया। तो आपने अपना फेस वॉश सबसे पहले देखना है। अब वो ख़वातीन
बहुत बड़ी तादाद में है हमारी हाउसवाइफ जो कि घर में किचन में नाश्ता बना रही, दोपहर का खाना बना रही, रात का खाना बना रही, तो उनके लिए स्किन केयर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उनको क्या करना है, और फिर इस तरह के मौसम में बहुत ज़्यादा परेशान है जी खवातीन? जी बिल्कुल, देखिए ना, स्टार्ट तो इसी से होगा कि एक अच्छा क्लेंजर, जिसकी हमने बात की कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। लेकिन जब आप चूल्हे के सामने खड़े हैं तो उस वक्त स्किन की सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है हीट की वजह से। और मैंने अक्सर जो एक कॉमन देखा है, अपने घर में भी देखा है, कि ख़वातीन पसीना आया, जो दुपट्टा, जो खुरदरा कपड़ा था उसी से रगड़ ली स्किन, और वो स्ट्रिप ऑफ हो जाता है। आपका बैरियर, जो सुपरफिशियल बैरियर स्किन का होता है, वो स्ट्रिप ऑफ हो जाता है, और उसकी वजह से सेंसिटिविटी, और जब आप बार बार करते चले जाते हैं तो उतनी आपकी स्किन सेंसिटिव होती जाती है। और अब जो भी लगाओगे ना वो आपको इरिटेट करेगा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने जब भी पसीना आया है तो उसको रगड़ना नहीं है। आपके पास टिश्यू पेपर होना चाहिए, चलिए कोई मलमल का कपड़ा ही ले लें, लेकिन टैप करें, जस्ट टैप है। ठीक है, टैप करने के बाद एक और बड़ा अच्छा हैक है कि गर्मियों में या ह्यूमिडिटी के वेदर में आप रोज़ वाटर ले लें, अर्के गुलाब ले लें, ये बेस्ट टोनर है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके पोर्स श्रिंक हो जाते हैं। तो इसको एक स्प्रे बॉटल में अपनी फ्रिज में रख लें, जो कि किचन में होती है। तो जब भी आपको लगे कि स्किन थोड़ी सी हीट अप हो गई है, पसीना बहुत आ रहा है, पोर्स ओपन हो रहे हैं, तो वो स्प्रे बॉटल निकालें। ठंडा अर्के गुलाब बहुत अच्छा काम करता है आपके पोर्स को श्रिंक करने में, और पसीने को, और जो आपकी ह्यूमिडिटी है, सेंसिटिविटी है, उसको सेटल डाउन करने में। तो जस्ट स्प्रे इट, आप जितनी दफ़ा मर्जी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक है, आपको रिएक्शंस नहीं करेगा, एलर्जीज नहीं करेगा। तो आप उसको यूज़ करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। डॉक्टर साहबा, बहुत सारे लोग हम देखते हैं घर में, अगर कोई क्रीम वगैरह लगा रहे हैं, वो लगा के अगर हम खाना बना रहे हैं, चूल्हे के आगे जा रहे हैं, तो नुकसान हो सकता है कि अगर आप, अच्छा कोई डॉक्टर ने रिकमेंड की है आपकी एक्ने पे लगाने के लिए कोई मेडिसिन, चूल्हे के आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? नहीं, अच्छा, इसमें ना हम इनको कहते हैं एक्टिव्स। जिन आपकी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन में अक्सर एक्टिव्स होते हैं। एक्टिव्स का मतलब है जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, जो स्किन के ऊपर इरिटेशन का बायस बन सकते हैं अगर वो हीट अप होंगे। उसमें हम कहते हैं अक्सर रेटिनॉल वाली प्रोडक्ट्स, जिसे रेटिनोइक एसिड अक्सर एक्ने पे लगाने के लिए दिया जाता है, या बेंजाइल पेरोक्साइड, या अगर आपने ग्लाइकोलिक एसिड पील यूज़ किया हुआ है, सीरम ग्लाइकोलिक एसिड, या जिसे आम ज़बान में AHA BHA पील्स या सीरम्स कहते हैं, ये सारे एक्टिव्स होते हैं। या विटामिन C इज इवन एक्टिव। तो एक्टिव्स को लगा के आप कभी भी चूल्हे के पास, हीट के पास नहीं जाते, क्योंकि वो उनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और उनका केमिकल स्ट्रक्चर हीट की वजह से चेंज हो जाता है, जिससे स्किन में इरिटेशन हो सकती है। ठीक है, यानी आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है जी। एक्ने जिन लोगों की है उनको क्या करना है, और कुछ लोगों की तो इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाती है फेस पे एक्ने, क्या करना है? जी देखिए, अब स्किन केयर जो है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। एक्नी प्रोन स्किन अगेन ऑयली स्किन होती है, ऑयली स्किन पे ज़्यादा एक्नी आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा क्लेंजर और एक अच्छा टोनर उनके पास लाजमी होना चाहिए। मॉर्निंग में ऐसा क्लेंजर या फेस वॉश से करेंगे जिसमें सैलिसिलिक एसिड 2%, नाइसिनामाइड, टी ट्री ऑयल या मेंडेलिक एसिड होगा। और जब रात को अपनी स्किन केयर स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त एक अच्छा टोनर होना चाहिए जिसमें विच हेज़ल या कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हों जो कि अगेन ऑयल को भी प्रोडक्शन को कम करें, एंटी एजिंग का भी काम करें और स्किन को हाइड्रेटेड रखें। तो वो हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, सेरामाइड्स वाले मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर सकते हैं टोनर लगाने के बाद और फेस क्लीन करने के बाद विद अ क्लेंजर। और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। अगर एक्टिव ब्रेकआउट आ रहा है तो फिर हम प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन देते हैं जिसमें रेटिनोइक एसिड टॉपिकल लगाने के लिए होता है, या बेंजाइल पेरोक्साइड होता है, या क्लिंडामाइसिन 2% होता है। तो वो आप मॉर्निंग इवनिंग में जब लगाते रहते हैं तो आपका ब्रेकआउट सेटल होना शुरू हो ठीक हो गया। वो बच्चियां जो यूनिवर्सिटी जा रही हैं आजकल तो ट्रेंड है जी मेकअप तो आपने लाजमी करना है, चाहे वो आप थोड़ा सा कर लें। सो उसके लिए मेकअप से कुछ लोगों की स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। सो मेकअप जिन्होंने करना है रूटीन में उनको क्या केयर करनी है? जी बिल्कुल, मेकअप अब पार्ट एंड पार्सल है, अब कल्चर का पार्ट है, हम रोकेंगे तो नहीं, ज़रूर करें, लेकिन उसके बाद क्लेंजिंग मस्ट है, आपकी डबल क्लेंजिंग मस्ट है। जैसे मैंने अभी बताया कि आजकल टोनर बड़े अच्छे मार्केट में अवेलेबल हैं, मिसेलर वाटर आया हुआ है। अगर आपकी थोड़ी ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, आप मिसेलर वाटर यूज़ करेंगे मेकअप रिमूव करने के लिए। अगर आप बिल्कुल ऑयली स्किन वाले, एक्नी ब्रेकआउट आते हैं आपको, तो फिर आप टोनर यूज़ करेंगे। पहले एक वाइप लेके उससे पूरा मेकअप रिमूव करें अच्छी तरह से, ठीक है, राइट। और उसके बाद फिर अपना क्लेंजर, जिसके अभी हमने बताया कि उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, उससे अपना फेस वॉश करें। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो पहले आपने मिसेलर वाटर से अपना मेकअप अच्छे से रिमूव किया, उसके बाद मिल्क बेस्ड क्लेंजर्स आते हैं, लोशन टाइप होते हैं, उसके बाद अच्छे से उससे मसाज करें ताकि जो अगर कुछ रेजिडुअल्स रह गए हैं और अगर टोनर के कोई रेजिडुअ रह गए हैं जो आपको इरिटेट कर सकते हैं, ड्राई स्किन में इरिटेशन ज़्यादा होती है, तो आप ऑयल बेस्ड क्लेंजर से सेकेंड क्लेंजिंग करेंगे।
और उसके बाद थर्ड पे आप अपने फेस वॉश से चेहरा वॉश करेंगे तो इंशाल्लाह ये क्लियर होती रहती है स्किन। डॉक्टर साहिबा, अब कुछ लोगों को मुसलसल बल्कि फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़ती है हेयर रिमूवल की, उसके लिए अगर कोई लेज़र या ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये मौसम उसके लिए प्रॉब्लम तो नहीं करता है? नहीं है ना, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करता। अक्सर मैं कहती हूँ कि 24 आवर्स पोस्ट प्रोसीजर जो भी लेज़र आपने कराया है उसके बाद 24 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 24 आवर्स में आपकी स्किन में हीट नहीं लगनी चाहिए, चूल्हे के पास नहीं जाना, सन अवॉइडेंस बहुत ज़रूरी है और कुछ भी एक्टिव्स इस्तेमाल नहीं करने। कोई फेस वॉश चेहरा धोने के लिए प्लेन वाटर इस्तेमाल करें। हमारी स्किन अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाई है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा बैरियर कंप्लीट हो जाता है, तो उस पर नई स्किन की एक लेयर आ चुकी होती है, उसके बाद आप अपनी रूटीन में जा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो फेशियल्स वगैरह कराते हैं, खासतौर पे हम जो सैलून से करा रहे हैं फेशियल, पॉलिशर किया, उसके बाद मसाज किए, अच्छा कुछ लोगों को स्किन उस टाइम बड़ी नीट लगती है, बाद में स्किन रेड होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को तो इस कदर उससे होता है ना कि आपके ऑयली स्किन नहीं भी होती तो बाद में पसीने छूट रहे होते हैं कराने के बाद, तो क्या कहेंगी आप इस मौसम में फेशियल और मसाज स्किन पे कराने चाहिए या नहीं? ठीक है, देखिए मॉडरेशन में, एतदाल में हर चीज़ अच्छी है, ठीक है, आपको पसंद है आप ज़रूर कराएं, लेकिन मेरा मानना ये है कि बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग एजेंट स्किन पे लगाना आपकी स्किन को एजिंग की तरफ लेके जाता है और कभी कभार रिएक्शन इस मौसम में इतना स्वेयर होता है कि एलर्जी बन जाती है पूरी, और उसके बाद जब वो एलर्जी सेटल होती है वहाँ पे छाई बन जाती है, और छाई का ट्रीटमेंट इंतहाई मुश्किल है। छाई आपकी स्किन से नहीं जाती, बार बार उसी जगह पर रिकर होती रहती है, तो इसलिए बी केयरफुल। ख़ासतौर पे इस मौसम में आप कोई भी चीज़, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं पूरे साल से चीज़ एक क्रीम लगा रहे होते हैं, लेकिन इस मौसम में आके उससे भी एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी वाला वेदर है। इस वेदर में आपकी स्किन में एब्जॉर्प्शंस बढ़ जाती हैं। एब्जॉर्प्शन बढ़ने की वजह से बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स जो क्रीम के अंदर हैं वो आपको एलर्जी कर देते हैं, तो इसलिए इस मौसम में कम से कम चीज़ें लगाएं, पॉलिशर को बिल्कुल अवॉइड करें। यस, मसाजेस बहुत अच्छे हैं, उससे भी अच्छा मसाज होता है फेस योगा, जिसमें हम अक्सर बात भी करते रहते हैं। मसाजेस आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं, तो आपने कोई ऐसी जेंटल फॉर्म ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज करनी है जिससे आपकी स्किन यंग रहे, एंटी एज करे। बहुत एग्रेसिव मसाजिंग स्किन को पसंद नहीं है, तो इसलिए जेंटल रहें और मॉडरेशन में काम करें तो स्किन अच्छी होती रहती है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब फेशियल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग करवाते हैं। अब इस मौसम के लिहाज से कौन कौन से डॉक्टर साहिबा फेशियल जो हैं वो आप रिकमेंड करती हैं अगर कराना चाह रहे हैं? हाइड्रा फेशियल हैं, दीगर फेशियल हैं, किस स्किन टाइप के लिए कौन से फेशियल होते हैं जी? अच्छा ना, मुझे हाइड्रा फेशियल बहुत पसंद है। हाइड्रा फेशियल कस्टमाइज्ड होता है, जो अक्सर लोगों को नहीं पता और अक्सर जगहों पे नहीं हो रहा होता। हाइड्रा फेशियल एक इतना वर्सटाइल फेशियल है कि अगर ऑयली स्किन वाला है तो हम उसको चेंज कर देते हैं फॉर ऑयली स्किन, ठीक है, उसके सिरम्स ही चेंज हो जाते हैं, और अगर आप ड्राई स्किन पे हैं तो उसके सिरम से डिफरेंट हो जाते हैं। तो चूँकि इसलिए मैं कहती हूँ हाइड्रा फेशियल हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से कराएं, जिसको पता हो कि भाई मैंने स्किन को किस तरह से लेके चलना है। एक ही हाइड्रा फेशियल के 12 स्टेप्स में आप हर स्किन को ट्रीट कर सकते हैं, डिफरेंट कस्टमाइज करके। कुछ स्टेप्स ऑयली स्किन को नहीं चाहिए, कुछ स्टेप्स ड्राई स्किन को नहीं चाहिए, कुछ में हमने ब्लैक हेड्स निकालने हैं, कुछ में बिल्कुल जेंटली काम करना है, कुछ में हमने एंटी एजिंग देनी है, तो ये कस्टमाइज ट्रीटमेंट होता है। तो एक हाइड्रा फेशियल हर स्किन को सूट करता है अगर एक्सपीरियंस हैंड्स में हो। तो ये बहुत मैटर करती है जी चीज़। अच्छा, इसके अलावा हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जी फेशियल करा रहे हैं मार्केट में, क्योंकि आप जाएं तो जी वाइटनिंग फेशियल है। सो ये जो एकदम से वाइटनिंग वाला फेशियल होता है और आपको वाइटनिंग क्रीम्स जो ख़ास तौर पे इस मौसम में लगाते हैं, उनको अगर आप कुछ कहना चाहें? जी, जो वायरल वाइटनिंग क्रीम्स अवेलेबल हैं वो लगाने से आप गोरे तो शायद बहुत जल्दी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो स्किन पे थिनिंग शुरू होती है, छाई बढ़ना शुरू हो जाती है, पूरे चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, उनको ट्रीट करना एक डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए एक चैलेंज बन जाता है। तो प्लीज़ वायरल वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम्स जो कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने प्रेस्क्राइब की हैं, सिर्फ उनका इस्तेमाल करें। और कुछ सिरम्स बड़े अच्छे अवेलेबल हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ग्लूटाथायोन, विटामिन सी, ये सिरम्स भी आपको अच्छा, ग्लूटाथायोन तो आपको आप जाए ना मेडिकल स्टोर्स पे तो आपको डिफरेंट कंपनीज की मेडिसिन भी पड़ी हुई मिल रही हैं, सो वो सेफ होती हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं? जी अन्ना, सेफ तो हैं क्योंकि ग्लूटाथायोन इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि वो आपके इंटरनल सिस्टम्स को क्लेंस करता है। लेकिन होता ये है कि मेरा ये मानना है कि, और साइंस भी इस चीज़ को बैक करती है कि आप ग्लूटाथायोन जब ओरली लेते हैं तो उस हाफ से ज़्यादा अमाउंट आपके स्टमक एसिड्स में वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो आपकी बॉडी को मिल नहीं पाता।
तो इसलिए ग्लूटाथायोन टैबलेट्स खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, ऑल्दो नुकसान नहीं होगा लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी नहीं है। इंजेक्शंस ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं? इंजेक्शंस फ़ायदेमंद हैं लेकिन इंजेक्शंस में वेरी हाई डोज ऑफ ग्लूटाथायोन होती है, और फिर जस्ट कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से हर हफ्ते आप नीडल लगवा रहे हैं, ये भी इतनी अच्छी बात नहीं है। तो बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिससे आप ब्राइट हो सकते हैं अगर आप डाइट। डॉक्टर साहब, हमने किसी को एक्सपीरियंस देखा अपनी फ्रेंड का, किसी रिश्तेदार का, अच्छा उन्होंने ये मेडिसिन खाई, ये वाले इंजेक्शन लगवाए, रंग गोरा हो गया। सो वो एक दूसरे को देख के ये जो हम कर लेते हैं नुकसान पहुंचाते हैं। आपके माहिर डॉक्टर की राय साथ होना, डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ें कराना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि ग्लूटाथायोन की हाई डोज होने की वजह से चूँकि आपकी सारी मेडिसिन ग्लूटाथायोन जो है वो लिवर से मेटाबलाइज होके या किडनी से निकलनी है, तो इसलिए लिवर और किडनी के टेस्ट मुसलसल कराते रहना और उन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं आपको डैमेज तो नहीं कर रही। लोग अक्सर बस लगवाए जा रहे होते हैं और कोई भी अपने टेस्ट नहीं करा रहे होते कि किसी न किसी लेवल पे कोई डैमेज तो नहीं हो रहा। इसलिए किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर की सुपरविजन में ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप कोई नुकसान ना करा बैठें। अब जो बच्चियां बिल्कुल अभी आपको पता ना, स्किन बड़ी बच्चों की बड़ी सेंसिटिव होती है टीन एज में, उसमें तो बिल्कुल इस तरह की चीज़ों की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। बट कुछ लोग पेरेंट्स आते हैं खुद अपनी बच्चियों को लेके, जी हमारी बच्ची का रंग टैन है, इसका तो रिश्ता करने में हमें प्रॉब्लम होगी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के पेरेंट्स? मैंने बहुत सारे लोग एक्चुअली देखे हैं, एक्चुअली आते हैं मेरे पास, आते हैं 13, 14, 15 साल की बच्चियाँ होती हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ जी, तो बच्चियाँ खुद भी कॉन्शियस होती हैं क्योंकि हाई स्कूल का प्रेशर होता है एंड दे आर वेरी कॉन्शियस कि मेरे ये रंग डिफरेंट है, मेरे बाल नज़र आ रहे हैं, बाल नहीं बिल्कुल। तो मेरे हाल में काउंसलिंग, अच्छी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक ख़ास एज से पहले हम बिल्कुल भी एस्थेटिक प्रोसीजर्स को प्रमोट नहीं करते, और मेरे ख्याल में तो 25 ईयर्स से पहले मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती कि आप एस्थेटिक प्रोसीजर्स की तरफ जाएँ। 25 ईयर्स तक आपकी स्किन एट योर बेस्ट है, उसमें ना कोलेजन कम है ना इलास्टिन कम है, उससे बेहतर नहीं हो सकते आप। वो आपकी उम्र का सबसे अच्छा हिस्सा है। डॉक्टर साहब, वो हम बचपन से सुनते आते हैं दूध अगर ज़्यादा पिए तो रंग गोरा हो जाता है, वाकई होता है? मेरे ख्याल में उसमें कुछ ऐसी ग़िज़ाइयत होती है, ऐसे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं कि आपकी हेल्थ बेहतर होती है, और जब हेल्थ बेहतर होती है तो आपकी स्किन ग्लो करती है। तो बच्चियों को क्या डाइट के थ्रू आप रिकमेंड करती हैं कि अच्छी डाइट अगर ले तो स्किन आपकी अच्छी हो जाती है? बिल्कुल 100%, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जब आप डाइट अच्छी करते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, कार्ब्स को कम करते हैं, शुगर्स कट डाउन कर देते हैं, कैफीन कट डाउन कर देते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो लोग आपसे पूछते हैं 1 महीने में आपने क्या करा है। सो ये चीज़ें आप कर लेंगे तो खुद ब खुद आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, डॉक्टर कंजा हमारे साथ मौजूद हैं। आइस फेशियल पे हम बात करने वाले हैं। डॉक्टर साहिबा की तरफ मैं चलूंगी, ये ऑल स्किन टाइप के लिए होता है डॉक्टर साहिबा? जी बिल्कुल, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। अगर मॉर्निंग में आप एक दफ़ा कर लें तो आपके पोर्स श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि पोर्स हर स्किन में होते हैं। ठीक है, तो पोर्स श्रिंक होते हैं, ऑयल प्रोडक्शन कम होती है, लिफ्ट मिलता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। तो इट इज़ वेरी गुड कि अगर आप मॉर्निंग में एक दफ़ा कर लें मेकअप से पहले, तो मेकअप भी बहुत स्मूथ होगा। ग्रेट, चले जी, ये तो टिप दे दी है डॉक्टर साहिबा ने। अच्छा जी, मरियम है हमारे साथ, उनको मैं कहूँगी कि सेट पे आ जाए। मरियम आप आ जाए और डॉक्टर साहिबा आपको बताएंगी कि जी आइस फेशियल का तरीका क्या होता है। जी आप भी नोट कर लें और आ जाए मरियम। तो अगर आप घर में करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहिबा ने बता दिया है, डे के स्टार्ट में आप अपनी रूटीन जब स्टार्ट करें तो आप आइस फेशियल कर लेंगे, तो मेकअप भी करना है तो आपका मेकअप भी फिक्स रहेगा, स्किन भी आपकी अच्छी रहेगी। जी डॉक्टर साहिबा। अच्छा, इसमें करना क्या है कि बिल्कुल छोटे छोटे जैसे आइस क्यूब्स होते हैं ना घर में हमारे पास, तो छोटे वाला आपने आइस क्यूब लेके तो इस तरह बोल में डाल लेना है ऑलरेडी, और इसके ठंडे होने का वेट करना है आपने। पानी ठंडा हो जाए? पानी ठंडा होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही होना चाहिए पानी। ओके। तो डॉक्टर साहब बहुत ठंडा पानी होना चाहिए? ठंडा पानी होना चाहिए, लेकिन इसकी टॉलरेंस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है, क्योंकि इनका फर्स्ट टाइम है तो हम थोड़ा सा ही ठंडा करेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना ठंडा काफ़ी है अभी। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम के लिए मैं इनको भी बताई थी अभी कि इट्स अ स्केरी एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइमर, तो इसकी टॉलरेंस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी। आपने करना क्या है कि अपने बाल अच्छे से टक इन कर लेने हैं, पीछे कर लेने, ऐसा ना हो कि आपके नाक में पानी चले जाए, ये भी हो जाता है। यूजुअली हमारे पास होते हैं वो नोज क्लिप होता है, अक्सर हम स्विमिंग में यूज़ करते हैं, तो वो आप लगा सकते हो या फिर पकड़ लो नाक। ये अच्छी टिप है, आप ये कर लें तो ज़्यादा ये बेटर है। आंखें बंद होनी चाहिए और नोज बंद, मतलब सारे ऑरिफिसेस आपके बंद होने चाहिए जब आप डिप करो, ताकि आपका एक्सपीरियंस थोड़ा कंफर्टेबल हो। ठीक हो गया। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, अच्छा इसको आप हमेशा 1 मिनट से स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का मतलब ये है कि आप डिप करोगे ठंडे पानी में और आंखें नाक मुंह बंद होगा बिल्कुल,
अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा जी चलिए। तो शुरू में इसकी टॉलरेंस डेवलप नहीं होती है, तो ये टॉलरेंस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। तो आप हो सकता है 5 सेकंड्स के लिए टॉलरेट कर सको, तो दैट्स ओके, ठीक है। 5 सेकंड्स के बाद आपने बाहर आ जाना है, सांस लेने हैं लंबे, उसके बाद फिर आप 10 सेकंड्स के लिए डिप करने की कोशिश करें और आहिस्ता आहिस्ता टॉलरेंस को बढ़ाते जाएं। डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ ये बता दें, हमें यूजुअली लगता है अच्छा पानी ज़्यादा ठंडा होगा तो स्किन ज़्यादा अच्छी रहेगी, कुछ ऐसा भी है? ऐसा है, लेकिन अच्छा बहुत ठंडा पानी भी डैमेज कर सकता है आपकी स्किन को, ठीक है। और खासतौर पर सर्दियों में जब आप करोगे तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। हाय सर्दी में तो डॉक्टर साहब पॉसिबल पानी को, नलके वाले पानी को नहीं हाथ लगाने का दिल कर रहा होता जी, फिर आप हाँ ये इसीलिए गर्मियों का ज्यादा अच्छा नुस्खा है। ओके। सर्दियों में तो शायद आप नलके के पानी से भी पोर्स श्रिंक कर लेंगे, लेकिन गर्मियों में चूंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और खासतौर पे बरसात के रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो उन दिनों ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी मैं टिश्यू पकड़ लूँ, अमरीन आप मुझे टिश्यू दे दें ताकि अगर इनको ज़रूरत पड़े आ जाए जी। चलिए ओके जी डॉक्टर साहिबा। जी मरियम, अभी आपने क्या करना है कि आपने अपना नाक बंद कर लेना है, राइट, ठीक है, और आंखें भी बंद कर लेनी है। एंड यू नीड टू डिप इट जितनी देर आप डिप कर सकें। कोई आपने ये नहीं करना कि जबरदस्ती है जी, जबरदस्ती इजी। अगर आप 2-3 सेकंड में भी अपना फेस बाहर निकालना चाह रहे हैं तो कर सकती हैं। हाँ जी, और थोड़े से पास ले आए ताकि आप कपड़े गीले ना हो। चेयर आप ऐसे बिल्कुल और आगे कर लें ताकि आप इजीली होके चले, थोड़ा सा आगे होके बैठ जाएं जी। जी नोज बंद करके आप इसको डिप कर लें जी। ठीक है, नोज बंद करेंगे। नोज बंद हाथ से हाथ से। चलिए ठीक। ये सांस रोक भी सकते हैं, एक नोज आप पकड़ नहीं अगर सकते, आप सांस भी रोक सांस रोक सकती हैं तो वो करके हाँ, आप कर ले, ठीक है। दोबारा से कर ले। ठीक है, जो लोग स्विमिंग हाँ, करते हैं जितनी उनके देर लिए आप बड़ी कर आसानी हो हाँ, जाएगी। उनके लिए आसानी है। और ऐसे ऐसे आपकी ना सांस रोकने की प्रैक्टिस भी बढ़ती है, उससे लंग्स स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि योगा में एक योगा वो सिखाते हैं जिसमें आपने सांस को देखिए रोकना मल्टीपल इसके आपको फायदे हो जाएंगे। आप टिश्यू ले सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब अगर 3 से 4 दफा आपने ये करना है? यूजुअली हम 5 मिनट्स रिकमेंड करते हैं, 5 to 10 मिनट्स के लिए। अच्छा स्किन के आप पे कुछ नहीं लगा होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए स्किन। ठीक है, इसके बाद आप स्किन केयर करेंगे तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, ज्यादा अच्छा आपको इफेक्ट आएगा। लेकिन ये चूंकि मॉर्निंग में है, मुझे मेकअप के लिए बहुत पसंद है, क्योंकि पोर्स श्रिंक हो जाते हैं, टेक्सचर फ्री हो जाती है स्किन, तो इसके ऊपर आप जो भी लगाएंगे वो बड़ा स्मूथ होके आएगा। हाँ, अच्छी सी फ्रेश आपकी स्किन रहेगी, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा जी ये आप ज़रूर कीजिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, और बाकी आप जितना इसको टॉलरेट कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ने वो बताया, ठंडा पानी जितना आप करना चाह रहे हैं वो उतना आपकी स्किन के लिए बेहतर होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज़रूर हमें ये फीडबैक देना है जी। अभी हम चल रहे हैं जी एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं, बल्कि बात नहीं सिर्फ खराज तहसीन भी ज़रूर पेश करेंगे अल खिदमत फाउंडेशन, जो कि हमेशा से हम देखते हैं कि किसी भी मुश्किल वक्त में, ना सिर्फ मुश्किल वक्त में बल्कि खुशी के वक्त में भी उन लोगों को हमेशा याद रखती है जिनको मदद की ज़रूरत होती है। खिदमत के जज्बे से सरशार अल खिदमत इस वक्त जिन इलाकों में सैलाब की सूरत हाल है, सैलाब ज़दगान की खिदमत के लिए पेश है, उनकी हेल्प के लिए, जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अल खिदमत फाउंडेशन उनकी हेल्प के लिए जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। और यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जी आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब मौजूद हैं, जो कि हमेशा से हमें बताते रहते हैं कि किस तरह से अल खिदमत बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। और ये चीज़ें अप्रिसिएशन नहीं बल्कि मेरे ख्याल से मोटिवेशन भी होती हैं उन लोगों के लिए जो कि कुछ करने का जज्बा रखते हैं, तो उनको एक वे मिल जाता है कि किस तरह से किन लोगों की वो हेल्प कर सकते हैं। नायब सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। सूरत हाल तो अगर हम देखें सैलाब की बहुत ज़्यादा परेशान कुन, और ऐसे में ज़रूरत है कि सब एक पेज पे हों। अल खिदमत किस तरह से अपना काम कर रही है? एक तो बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया हमें, और कैफियत और सूरत हाल से तो पूरी कौम आगाही है। मीडिया ने तकरीबन सारी चीज़ें लोगों को दिखाई हैं। एक काफ़ी बड़ा एरिया है जो इस तूफ़ानी बारिशों की जद में है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान का एरिया इसमें मुतासर हुआ, फिर कश्मीर की नीलम वैली जो है वो इसमें बुरी तरह से मुतासर हुई, और फिर ये ख़ास तौर पे जो सवात और शांगला का एरिया है ये तो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ। और इसी तरह से स्वाबी के अंदर भी ये लास्ट स्पेल जो था, इसमें स्वाबी में भी काफ़ी तबाही हुई है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुतासरा एरिया है ये सवात और बुनेर और पीर बाबा और ये शांगला का,
इसमें तो घर भी बहुत तबाह हो गए ना। जी, ऐसे ऐसे रेले जो आए हैं ऊपर, मट्टी और बड़े बड़े पत्थर जो थे, उन्होंने तो बिल्डिंग्स को भी इस तरह से उड़ा दिया कि जैसे बिल्कुल ऐसे ही, वो कागज़ के या वो बने नहीं होते जो घर, बिल्कुल इस आप तरह सही से। कह रहे हैं। आपने ऐसे वो ही। वीडियो सारी जी, देखी बिल्कुल होंगी देखी है, यकीनन। देखी है। इस वक्त तो सच्ची बात यह है कि कई तो गांव सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं। जहाँ कहीं क्लाउड ब्रेस्ट हुए हैं वहाँ सूरत हाल है। बहुत बहुत वहाँ बुरी हुई है। अच्छा, इसका ज़ाहिर है जब पहाड़ों के ऊपर इस तरह का क्लाउड बरस्ट होता है या शदीद बारिशें होती हैं, तो फिर पानी के जो मैदानी इलाकों से कई गुना स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाती है। हाँ, वो ज़ाहिर है करेले बुलंदी से टाइप आता होती है। है। जी हाँ, फिर ये हुआ है कि माइनिंग भी होती है और दरख्त भी कटते हैं, जिसके नतीजे में वो पहाड़ वीक भी हो जाते हैं, वो टुकड़ों में डिवाइड होते हैं। और जब फिर ऐसा मौका को आता है तो वो फिर बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो भी साथ आते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह की कैफियत बनी है। तो इस वक्त तो बदतरीन हालात हैं बुनेर के अंदर ख़ास तौर पे, और कई देहात और शहरी इलाके जो हैं वो बिल्कुल ही तबाह हो गए हैं। घर तबाह हो गए हैं, मार्केट जो है ना तबाह हो गई हैं। और अब तक कोई ख़ास पर्टिकुलर इस इलाके के अंदर कुछ 700-800 के करीब लोग जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। अभी भी चूँकि हमारे वहाँ पे मुसलसल काम कर रही है रेस्क्यू की टीम, तो अभी भी वो कह रहे हैं कि मलबे के नीचे, घरों के मलबे के नीचे लोगों की लाशें अभी भी मौजूद हैं जो निकल रही हैं। और मड और पत्थर जो हैं उन्होंने ये कैफियत पैदा की है कि सड़कें तबाह हो गई, घर सारे तबाह हो गए, और जो कोई पार्शली मुतासर घर हैं या दुकानें हैं तो वो भी बिल्कुल अटी पड़ी हैं, जिसमें बड़े बड़े पत्थर हैं और साथ मड है। तो वहाँ पे रीच मुश्किल हो गई है। अब ज़ाहिर है गाड़ी नहीं जा सकती, आपने क्रेन लेके जानी है वो नहीं जा सकती। तो उसमें आप देखें कि रिलीफ़ का काम भी काफ़ी मुतासर है, वहाँ पे मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा। ये इस वक्त वहाँ कैफियत है। अल-खिदमत ने जो ही ये मसला बना तो हमारी सर, जो आपकी टीम इस रज़ाकार पहले से इन इलाकों में मौजूद हमारा असल में जो एडवांटेज है अल-खिदमत को, जो कि किसी और एनजीओ को नहीं है, कि अल-खिदमत के 150 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे लोग सेटअप मौजूद है। फिर ये कि हमने पिछले 5 साल से वॉलंटियर रजिस्टर्ड करना शुरू किए हुए हैं, जिसमें इस वक्त कोई हमारे 1 लाख के करीब वॉलंटियर जो है ना रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और ये पूरे मुल्क में है, ये किसी एक जगह पे नहीं है। और हर जगह पे हमारे लोकल टीम मौजूद होती है। अल्लाह ना करे कोई मुश्किल आए तो सबसे पहले तो वही मूव करती है। ऑब्वियसली वो वहाँ के लोगों को और वहाँ के हालात को बेहतर तरीके से समझ जानते हैं, उनको पता है क्या करना है। फिर उसके करीब 3 जो हमारे हमने रेस्क्यू रिस्पांस सेंटर बनाए हुए हैं। इस वक्त 40 रिस्पांस सेंटर हैं हमारे, जो पूरे मुल्क में हमने ख़ास तौर पे इस तरह के एरिया जहाँ फ्लड का ख़तरा है, जहाँ पे ज़लज़ले का ख़तरा है, वहाँ पे हमने ये बनाए हैं। वहाँ पे मशीनरी हमने दी हुई है, गैजेट दिए हुए हैं। तो फिर ये सारी टीमें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मूव करके तो पहुँच जाती हैं। इसलिए वो फिर नज़र यही आता है कि जी जहाँ कोई भी नहीं पहुँचा तो अल-खिदमत पहुँच गई है। बिल्कुल ऐसे। तो सर, उसके उनको पीछे ये सारी है चीज़। उनको रेस्क्यू करने के साथ साथ कुछ ज़रूरत का सामान भी उन तक मुहैया किया जी, अभी तो उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, डेड बॉडी ज़ख्मी उनको निकाल रहे हैं और उनको जो सेफ जगह है वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। नंबर 1, अभी तक 25 बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं इस एरिया के अंदर, जिसमें पूरी टीम ने मिलके तो लोगों को निकाला है। और जो इंडिविजुअल हैं वो तो हमारी वॉलंटियर लगे हुए हैं, जिसमें अभी हमारे एक उस्ताद थे, वॉलंटियर थे अल-खिदमत के, ज़हूर। अभी वो बेचारे खुद शहीद हो गए हैं। पहले उन्होंने अपनी फैमिली को निकाला, उसके बाद उन्होंने स्कूल के बच्चों को रेस्क्यू किया, फिर 2 बच्चे और उनका बाप था वो डूब रहे थे, उनको निकाला, और फिर वो दोबारा जब गए हैं तो ऊपर से पत्थर आके उनको लगे हैं और वो बेचारे शहीद हो गए। बहुत बड़ी बात होती है कि आपके अपने लोग जो है अपनी जान रिस्क पे रख के, तो ये बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये जज्बा है, ये अपने लोगों से, अपने मुल्क से मोहब्बत का वो जज्बा है कि जो किसी को जान कुर्बान करने पे आमादा करता है। वरना हम सब अपनी जान बचाते हैं, जान तो सबको प्यारी है ना जी। सही कह रहे हैं। तो ये हुआ है, हमने ये किया है। फिर उसके बाद लोग जो ऊंची सेफ जगह पे पहुंच गए हैं, उनको सबसे पहली ज़रूरत है कि पका पकाया खाना दिया जाए। भूखे हैं बेचारे, घर तबाह हो गया है, खाने की चीज़ नहीं है, तो हमने वहाँ पे पके खाने का मुश्किल बंदोबस्त किया हुआ है और खाना पकता है और हम उन लोगों में तकसीम कर रहे हैं। फिर दूसरी बड़ी ज़रूरत उनकी शेल्टर की है कि उनको हमने खैमे हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पहुँचा दिए हैं। वो फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि वो
खैमा लगाएं और अपने बच्चों को वहाँ पे रखें। फिर तीसरा ये कि ज़ख्मी हैं लोग बहुत सारे, जरूरत की कोई मेडिसिन, पत्थर लगे हैं, किसी की हड्डी टूट गई है, किसी के ज़ख्म बन गए हैं, सर फट गया है, बाजू टूट गया है। तो अभी हमने वहाँ पे एक तो मेडिकल कैंप्स शुरू कर दिए हैं और 6 हमारे पास 7 हमने मोबाइल हेल्थ यूनिट हैं, पूरी वो गाड़ी है, मैंने पहले भी एक दफ़ा आपके प्रोग्राम में बताया था, उसमें लेबॉर्ट्री है, उसके अंदर फार्मेसी है, डॉक्टर्स के, तो वो हमने उन इलाकों में पहुँचा दी हैं। एम्बुलेंसें हमारी 30 से ज़ायद उन जगहों पे पहुँच गई हुई हैं, वो काम कर रही हैं। तो हम अब तक कुछ 6000 लोग हैं जिनका हम अभी तक ट्रीटमेंट कर चुके हैं। तो हेल्थ की एक्टिविटी वहाँ पे जारी है। फिर वहाँ पे रीच के लिए जो ना मलबा हटाने का काम बहुत बड़ा काम है। अच्छा, वो भी आपकी टीम में ज़रा उसमें फिर हमारी जो रेस्क्यू की टीम है उन्होंने क्रेन्स के साथ एक्सीलेटर जो होते हैं वो वहाँ पे पहुँचाए हैं और कुछ लोग फिर हमारे कदाल और वो बेलचों के ज़रिए से, जो घरों से ज़्यादा क्रेन अंदर तो नहीं जा सकती, तो घरों से मलबा निकाल रहे हैं। तो इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं इस वक्त। तो ये है, बाकी इस वक्त जितनी तबाहकारी हो चुकी है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है लोगों का, और लोगों के घर जिनके तबाह हो गए हैं वो तो बिल्कुल ज़मीन पे आ गए हैं, दुकानें तबाह हो गई हैं, कारोबार ख़त्म हो गया है। तो अब आगे जो मुश्किल मरहला है वो फिर इनकी आबादकारी का है। अभी तो आबादकारी तो ज़ाहिर है, अभी तो बारिशें चल भी रही हैं, हो रही हैं अभी तो बिल्कुल, अभी तो कोई शेल्टर ही प्रॉपर मिल जाए वो बहुत। दूसरा जो ड्रामा है वहाँ पे बहुत बड़ा वो ये है कि से एक फैमिली के घर गिर गया है, उसमें कोई 2-3 लोग निकल आए हैं, 2-3 अभी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अब आप ज़रा उस फैमिली की कैफियत देखें कि जिनको पता हो गया हमारा कोई बच्चा मलबे के नीचे दबा हुआ है, किसी की वालदा मलबे के नीचे दबी हुई है, तो लोग बड़ी एक बदतरीन जहनी जो कैफियत है उसका वो शिकार हैं बेचारे, ट्रॉमा का आप समझें शिकार हैं। अभी तो उनको समझ नहीं लग रही कि हमारे साथ हुआ क्या है। अच्छा, ये कैफियत भी यकदम बनी है ना, जैसे बाज़ दफ़ा कोई मुश्किल आती है तो वो दाएं बाएं आसार उसके बन जाते हैं, बंदा ज़हनी तौर पे तैयार हो जाता है ज़रा। वो ये तो कुदरती आफत है, ये तो ऐसे लम्हों के अंदर आई है, बारिशें हुई हैं, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लोग बेचारे घरों में बैठे हुए हैं और यकदम पत्थर और पानी आया और उनको ऐसे बहा के ले गया। तो इस तरह की कैफियत है इस वक्त वहाँ पे। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुँच के। सर, अब इतना ज़बरदस्त अगर आप काम कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ लोगों की हेल्प की भी ज़रूरत होती होगी, इतने बड़े लेवल पे अगर आपने करना है तो वो लोग जो कि रज़ाकार रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, वो लोग जो कि इस कार्य खैर का हिस्सा बनना चाह रहे हैं कि वो भी कुछ कर सके, वो कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं? इसमें एक तो बड़ी ज़रूरत इस वक्त है वहाँ पे फूड की, और एक तो ये कि इधर से आप लाहौर से देके उठा के तो वहाँ नहीं जा सकते, तो जो इसमें मदद करना चाहते हैं खाने के लिए वो इसके लिए फंडिंग कर सकते हैं। दूसरी बड़ी ज़रूरत टेंटेज की है, उनके लिए टेंट फराम किए जाएँ, उसमें लोग मदद कर सकते हैं। तीसरा फिर मेडिसन की ज़रूरत है वहाँ पे, तो मेडिसन में वो मदद कर सकते हैं। उनके लिए कपड़ों की ज़रूरत है, लेकिन बाज़ दफ़ा ही होता है कि पुराने घर के कपड़े लोग ढेर लगा देते हैं, तो उसकी बजाय जो ज़रा मुनासिब कपड़े हों जिन्हें वो पहन भी सकें, तो इस तरह की अगर कुछ चीज़ें हों तो वो उन तक पहुंचाई जा सकती हैं। हम ये काम भी इसके लिए अल-खिदमत काम कर रही है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है जो कौम को और अहले खैर को ज़रूर पेश नज़र रखनी चाहिए वो है फिर इनकी आबादकारी, क्योंकि सबसे बड़ा और मुश्किल काम तो फिर ये होगा। ये तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, चंद दिनों में बारिशें अगर रुक जाती हैं तो मट्टी निकल जाती है, कुछ ना कुछ सफाई हो जाती है, तो फिर ये मरहला तो निकल लोगों को छत चाहिए। हाँ, तो अब देखें ना, जिनका घर ही सारा बह गया है और वो वहाँ ज़मीन का एक टुकड़ा है, अब आप देखें कि जितनी महंगाई है तो फिर इन लोगों को आप एक कमरा या एक वाशरूम भी बना के दें तो उस पर भी लाखों खर्च आते हैं। तो आबादकारी जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दिनों में। तो अभी तो रिलीफ और रेस्क्यू की ज़रूरत है, उसके लिए फ़ंड कौम दे, और उसके बाद फिर रिलीफ के लिए ये लंबा काम चलेगा। ये कोई 2 महीने का 4 का नहीं, फिर ये साल 1.5-2 साल का एक पूरा प्रोसेस होगा जिसमें फिर इन लोगों को, मुझे याद है कि जब ये सिंध में सैलाब आया था तो हम कोई 2 साल तक घरों की तामीर का काम करते रहे, और फिर कुछ 6 महीने में कुछ घर बने वो लोगों को दिए, फिर अगले 6 महीने और घर बने वो लोगों को दिए, अगले 6 महीने में फिर और कुछ घर बने तो वो लोगों को दिए। इस तरह से ये काम हम दुआ गो हैं कि कार्य खैर जो है ये आप इस तरह से जारी रखें, अल्लाह ताला आपकी मजीद इस पर हेल्प करे, आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि
हमने तो ये सुना है एक जान बचाना जो है वो बहुत बड़ा सवाब है, तो इतनी सारी जानों को आप महफूज बना रहे हैं, तो गुड लक कहना चाहेंगे। अल्लाह ताला इसमें आपके लिए आसानियां पैदा करे। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी सेम टाइम पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।